विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। आज हम संविधान के भाग 16 में पहुंच चुके हैं। संविधान के भाग 16 यानी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। इसमें हमने आर्टिकल पढ़ने, आर्टिकल 330 से लेके और 342A तक। कहां से? 330 से लेके 342A। तो क्या करना है? सबसे पहले आपने बेरेक्ट लेना है। बेरेक्ट में सिर्फ हेडिंग को याद कर लीजिए, बाद में थोड़ा थोड़ा एक रीडिंग कीजिए, क्योंकि पढ़ना आपने बाद में किताब से है, लेकिन एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाषा है उसको भी पढ़िए, उससे पता चलेगा आपको कि क्या क्या कौन सा आर्टिकल क्या बोलना चाह रहा है। हल्का फुल्का आपको अंदाजा होगा, लेकिन कठिन लैंग्वेज होगी इसकी, ठीक है। उसके बाद आपने बुक से पढ़ना। तो हेडिंग देखते हैं। 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, यानी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल मीन्स लोकसभा। हाउस ऑफ द पीपल मीन्स लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या? रिजर्वेशन। क्लियर हो गया। आर्टिकल 331 में जाते हैं हम। आर्टिकल 331, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन हाउस ऑफ द पीपल। इसको समाप्त कर दिया गया है 331 और 333 को, ठीक है। लेकिन इसका हेडिंग ये था, नई बुक्स जब आएंगी, नया बैरक जब आएगा, तो आपको ये यहाँ पे निरसित करके दिखाई देगा, रिपील करके दिखाई देगा। और फिर भी क्या था 331 में? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व। 332 में लिखा है राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, यानी 332 बोलता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, ठीक। आर्टिकल 333 में जाएंगे। मैंने कहा इसको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं हेडिंग, पुरानी किताबों में अभी आ रहा है। 333 राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। अच्छा, 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर सर्टेन पीरियड। आर्टिकल 334 बोलता है ऐसा। आर्टिकल 335 में बोल रखा है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे, यानी क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू सर्विसेज एंड पोस्ट। उसके बाद आर्टिकल 336 है कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। आर्टिकल 336 यानी स्पेशल प्रोविजन फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन सर्टेन सर्विसेज। उसके बाद आर्टिकल 337 में लिखा है आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। आर्टिकल 337 यानी स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल ग्रांट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। बड़ा ध्यान रखा है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का भाई, है ना। फिर बोला गया यार इनकी संख्या तो देश में है कितनी, 1000 में भी नहीं है, इतने सारे आर्टिकल रखे हुए हैं। तो फिर बोला गया आवश्यकता नहीं है अब, ठीक है ना। तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करने की जो प्रथा थी 331 से राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी समाप्त कर दी गई है। और प्रत्येक राज्य में आम चुनावों के बाद अगर ऐसा लगता था कि आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता था। वो प्रथा भी क्या कर दी गई है, 333 वाली, वो भी समाप्त कर दी गई है। अब आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 338। कौन सा? 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, 3 बार बोल रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको याद रखना है 338 को। फिर 338A याद रखना है आपने। 338 इसको डायरेक्ट में पूरा पूरा पढ़ना, किताब भले ही आप पढ़ रहे हो, लेकिन एक बार 338, 338A और 338B को कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार पूरी क्या करनी है, आपने रीडिंग करनी है, 3-4 बार पढ़ना है, हाईलाइट करना है, उसके बाद किताब में आना है। समझ में आ गया? तो 338A क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, यानी आर्टिकल 338 है। ये दरअसल पहले एक ही था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग। बाद में क्या किया गया, अलग कर दिया गया। अनुसूचित जाति के लिए आयोग अलग कर दिया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग
अलग कर दिया गया और ये किया गया भाई 89वें संविधान संशोधन यानी 89वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 की धारा 3 द्वारा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ना है आर्टिकल 338 बी, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसको तो 4 बार बोलूंगा मैं। क्या बोलूंगा? 4 बार बोल रहा हूं कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कारण ये नया है। कारण क्या है? नया है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। 102वां संविधान 102, कौन सा नंबर का? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 3 द्वारा एक नया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया गया है, 338 बी। पहले इतना ही काम करना है, बेरक देख के घबराया मत करो। पहले क्या करना, आर्टिकल की हेडिंग याद करनी है आपने। खाली क्या करनी है? हेडिंग्स याद करनी है। तो 338 इतने में ही काम चल जाता है कई बार कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहाँ किस आर्टिकल में है संविधान के। तो आपने बोला 338 ख में या 338 बी में। और इन तीनों को पढ़ेंगे तो लगभग एक जैसा ही होगा। कार्य अपने अपने क्षेत्र के लिए कर रहे होंगे, लेकिन लगभग एक जैसा होगा। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, यानी कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब देखिए ना, आप प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं और इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि क्या कहीं ना कहीं पर आपको पकड़ा जाएगा। मेंस में, प्री में, निबंध में इन सब चीजों का उल्लेख करना होगा आपको कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, क्या अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण, आर्टिकल 339 हो गया। फिर 340 पिछड़े वर्ग की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ना। तो पिछड़े वर्ग की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए आयोग की दृष्टि, इसको भी 3 बार बोल रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक। उसके बाद आर्टिकल 341। अब तो भाई 341 कई बार तो इतना ही पूछा गया कि अनुसूचित जातियां कहां पर हैं, आंसर 341 में। इतने में काम चल जाता। और अनुसूचित जनजातियां कहां हैं? 342 में। किसमें है? और एक ईडब्ल्यूएस सुना होगा आपने, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको ईडब्ल्यूएस बोल रहे हैं आप लोग, है ना। 10% आरक्षण का जो प्रावधान है वो आपने पढ़ना 342 क में। ये नया जुड़ा है भाई, फिर दोबारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन? सामाजिक और शैक्षिक सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, आर्टिकल 342 का ए बोल सकते हैं इंग्लिश में, 342 का या 342 ए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई। जब आप ये पढ़ रहे होंगे ना, 341 पढ़ रहे होंगे अनुसूचित जातियां, तो कई बार जब आप पहली रीडिंग करते हो राष्ट्रपति, क्या इससे पता चल जाता है कि अगर किसी जाति को अनुसूचित करना है तो कौन करेगा। तो जैसे लिखा हुआ है इसमें कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, और जहां वह राज्य है वहां राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना, पब्लिक नोटिफिकेशन, लोक अधिसूचना द्वारा उन जातियों, मूल वंशों या जनजातियों अथवा जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिससे इस संविधान के प्रयोजन के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा। इसका मतलब शेड्यूल्ड किया गया है, किसी जाति विशेष को क्या कर दिया? शेड्यूल्ड कर दिया। तो किसने किया? राष्ट्रपति ने किया। किससे परामर्श करके? अगर वो राज्य है तो उसके राज्यपाल से पूछ के, राज्य है तो राज्यपाल से परामर्श किया है। ठीक है। तो इतने में काम चल जाता अगर आपने रीडिंग की है। तो चलिए भाई, संविधान के किस भाग में है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, संविधान के भाग 16 में है। और संविधान का भाग 16 क्या कहता है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, विशेष उपबंध, यानी स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। क्लियर हो गया?
अब पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त करती है। सबसे पहले तो भाई प्रेम्बल याद कर लो। कई लोग आते हैं यहाँ पर मेरे पास पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, कि बताते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2 सालों से। कुछ लोग बोलते हैं कि हम पढ़ाना चाहते हैं, हम 3 सालों से तैयारी कर रहे थे, अब हम थोड़ा पढ़ाना चाहते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ प्रेम्बल बताइए। आपको कम से कम प्रेम्बल तो याद होना चाहिए, प्रेम्बल के अंदर की चीजें याद होनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले 3 क्वेश्चन पूछे मैंने, किसी से इंटरव्यू लिया तो मैंने प्रेम्बल से 3 क्वेश्चन पूछे। उतने में मैं समझ गया कि पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कि भाई प्रेम्बल का सोर्स क्या है, कि जी सोर्स क्या होता है, इसका मतलब नहीं पता उन्हें। तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जेएल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को क्या किया था, संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव जिसको बोलते हैं, वही प्रस्तावना का क्या है, सोर्स है। दूसरा मैंने पूछा कि कितने प्रकार के न्याय, तो 2 तो बता पाए, तीसरा नहीं बता पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। यूपीएससी एस्पिरेंट को कम से कम पहला दूसरा जो चैप्टर होता है उसमें क्लियर होना चाहिए। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आपने ऐसे भी नहीं बोलना नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐसा नहीं बोलना आपने। जो क्रम दे रखा है प्रेम्बल में उसी क्रम में आपने बोलना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सेप, SEP, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। फिर मैंने उनसे पूछा कि स्वतंत्रता के बारे में बताइए, लिबर्टी के बारे में बताइए। तो उसमें भी 1-2 बता पाए, बाकी नहीं बता पाए। तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, है ना, यानी किस किस की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। फिर मैंने पूछा कि समता कौन कौन सी है प्रेम्बल में जो दे रखी हैं, तो कौन कौन सी दे रखी हैं, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और हिंदी में क्या बोलेंगे स्टेटस को, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और, तो कम से कम प्रेम्बल याद कर लीजिए, भाग याद कर लीजिए, स्केड्यूल याद कर लीजिए, ठीक है। और जो आपकी अनुसूचियां हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, धीरे धीरे काम आएंगी आपके आगे चलकर। खासकर 11वीं और 12वीं अनुसूची काम आएगी। क्लियर हो गया। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त करती है, जिसके अनुसरण में संविधान में भाग 16 आर्टिकल 330 से लेकर 342 का के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों संबंधी प्रावधान, ठीक है, यानी प्रोविजन रिलेटिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। आज आपको यह भी पता चला होगा कि शेड्यूल्ड क्यों बोला जाता है, यानी स्केड्यूल्ड जो किया गया है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। भाई जातियां तो बहुत सारी थी ना देश में, थी, तो उसको स्केड्यूल मतलब उनको लिस्ट में किसने किसने वो किया, जब लिस्ट में आ गए तब उनको बोला गया शेड्यूल्ड कास्ट। जब कोई ट्राइब बहुत सारी थी इस देश में जिनको लिस्ट में क्या कर दिया गया, मेंशन कर दिया गया, तब बोला गया शेड्यूल्ड ट्राइब। समझ में आया। तो अनुसूचित, अनुसूचित का शब्द आज समझ में आया होगा आपके। चलो, संविधान के आर्टिकल 366, देखिए अब ये यहां पर तो नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि हम तो खाली आर्टिकल 330 से लेकर 342 क तक पढ़ रहे हैं। लेकिन एक आर्टिकल है बड़ा इंपॉर्टेंट, 366 में जाइए, बेरेक्ट में जाइए जरा, 366 में, वहां पे परिभाषाएं मिलेंगी आपको। क्या मिलेंगी, परिभाषाएं मिलेंगी। और बड़ा लंबा आर्टिकल है भाई, कहां से कहां तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते करते कहां तक चलता है ये आर्टिकल। कितने नंबर है इसमें बताओ तो। इसमें लगभग 29 क तक एक्सप्लेन, 30 तक एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने, यानी 30 पॉइंट है इसमें। परिभाषाओं में क्या है, 30 पॉइंट है। और ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं आप, 366। 366 जो आ रहा है आर्टिकल, ये किस हेडिंग के अंतर्गत आ रहा है, प्रकीर्ण, मिसलेनियस। जब भाग 19 में होते हैं हम, तो वहां पर एक आर्टिकल आता है 366, कौन सा, उसमें दे रखी परिभाषाएं। अब परिभाषाओं का मतलब ये होता है कि भाई माना कहीं पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कृषि आय क्या होती है, तो उसने समझा रखा कृषि आय से भारतीय आय करके संबंधित अधिनियमितियों और प्रयोजनों के लिए यथा परिभाषित कृषि आय विपरीत, मतलब डेफिनेशन दे रखी कुल मिला के। तो मैंने कहा 30 तक डेफिनेशन दे रखी, आपने क्या करना है इसमें 24वें और 25वें नंबर पर जाना है।
किस पर जाना है? तो 24वें और 25वें नंबर पर जब आप जाएंगे तो वहां पर लिखा गया कि अनुसूचित जातियों से ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए आर्टिकल 341 के अधीन अनुसूचित जनजाति समझा जाता है। परिभाषा दे रखी है, क्या दे रखी है? और आप सोच नहीं सकते कि आज से 25 साल पहले यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्न पूछ चुकी है कि अनुसूचित जाति की परिभाषा कहां पर है, अनुसूचित जनजाति की परिभाषा कहां पर है। तो तब आंसर क्या था? आर्टिकल 366 के क्या नंबर बताया हमने? 24वें नंबर पर अनुसूचित जातियों की परिभाषा दी गई है। और 366 के 25वें नंबर पर, ब्रैकेट में लिखना होता 25 में, अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा दी गई है। और इनके साथ साथ आपने दो आर्टिकल और याद करने हैं, 341 और 342। 341 और 342 इन दोनों को मिलाकर साथ पढ़ना है, क्योंकि परिभाषा तो दे दी यहां पर, लेकिन साथ में ये भी बोला कि 341 में पढ़ो कि 342 में पढ़ो। कहां पढ़ो? तो आपने दोनों चीजें याद रखनी। 366 के 24 में कहा है कि 341 को पढ़ो, 341 के अधीन जिन्हें अनुसूचित जनजाति समझा गया है वही अनुसूचित जनजाति होंगे। और 366 के 25 में लिखा है कि जो 342 में जिन्हें जनजाति समझा गया अनुसूचित जनजाति, तो वो अनुसूचित जनजाति है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना? तब आपने जन्म नहीं लिया था जब ये यूपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है, जब समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई 366 परिभाषा खंड है, किताब में बता रहा है। इसके उपखंड 24 और 25 के अंतर्गत क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति से ऐसी जातियां, मूलवंश या उनके भाग अभिप्रेत हैं जिन्हें 341 के अंतर्गत अनुसूचित जाति समझा जाएगा। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति से ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय या उनके भाग अभिप्रेत हैं जिन्हें आर्टिकल 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। बेयर एक्ट को पढ़ो और इस किताब को पढ़ो। सारा का सारा कहां से निकाल रखा है? बेयर एक्ट से। और बेयर एक्ट क्या है? अपने आप में संविधान की प्रतिलिपि। क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ वही तो बेयर एक्ट है। समझ में आ गया? इसका मतलब अभी तक आपको ये पता नहीं रहा होगा किताबें कहां से बनती हैं। तो किताबें संविधान को पढ़कर ही बनती है। आसान भाषा में उसको क्या किया जाता है? एक्सप्लेन किया जाता है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आर्टिकल 341 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार, अब आपने ये याद करना है, 341 के अधीन राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके किसी जाति, मूलवंश, जनजाति या उसके किसी भाग को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट यानी स्पेसिफाई कर सकता है। क्या कर सकता है? उत्तराखंड में भी आया था एक क्वेश्चन, कुछ 3 जातियों को जनजाति घोषित किया गया था। यहाँ पे बोहरा करके थे, कुछ ऐसा था, बहुत पहले की बात है। अब तो 24वें साल में है उत्तराखंड अपनी। लेकिन मैंने कहा इस बीच जो बहुत सारे पेपर हुए हैं तो उसमें कहीं पर 2-3 जातियों को जनजाति घोषित किया गया था। तो वहां से क्वेश्चन बना था कि वो 3 जनजातियां कौन सी थी जिन्हें हाल ही में क्या किया गया। ऐसे देश में ऐसा नहीं कि जो हो गए फिक्स वो फिक्स हो गए, हो सकता है कि किसी और को भी क्या कर सकते हैं, जनजाति या जाति क्या कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, यूपीएससी का जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो एक बार उसके नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ लें। कई बार क्या होता है कि रिजर्वेशन जो होता है वो स्टेट का होता है, आप क्या करते हो, लिख देते हो कि हाँ जी हमारे पास है जी ये वाला रिजर्वेशन। आपको पहले ढंग से पढ़ना है, सर्टिफिकेट को देखना है, उसके बाद ही अगर आपके पास उस प्रकार का जाति प्रमाण पत्र है जो पूरे देश के लेवल पर चलता है तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और वो विहित प्रपत्र पर होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि प्रधान जी से लिखा के ले आए, प्रधान जी वाला नहीं चलता यहाँ पर। समझ में आया? हाँ, परगना अधिकारी और डीएम के हस्ताक्षर होंगे उस पर, जिलाधिकारी के या कृत्य जिलाधिकारी जो भी होंगे, ठीक है। चलो जी, इसी प्रकार 342 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य की किसी जनजाति, किसी
जनजाति या जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगा। तो कुल मिला के आपकी समझ में ये आ गया होगा कि नई कोई जनजाति या कोई जाति, अनुसूचित जाति या कोई जाति या जनजाति को अनुसूचित करना है तो अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। क्लियर हो गया? कोई जनजाति किसी राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है। समझ में आया? क्या आया? कोई जनजाति किसी राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है, किंतु संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी जाति को सम्मिलित या अपवर्जित कर दे। महामहिम राष्ट्रपति ने तो कर दिया, एक लिस्ट बना दी, संसद उस लिस्ट में से कुछ जातियों या कुछ जनजातियों को हटा भी सकती है और कुछ नई को क्या कर सकती? समाविष्ट भी कर सकती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति, सॉरी जाति और जनजाति वाली जो लिस्ट बनती है वो अधिकार प्रथमतः राष्ट्रपति को दिया गया है और संसद को भी अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची, सूची मतलब लिस्ट में किसी जाति को सम्मिलित कर सकती है या किसी जाति को अपवर्जित कर सकती है। समझ में आया? केवल और केवल राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। महामहिम ने तो लिस्ट दे दी, ठीक है, तो उसमें से हो सकता है 3-4 निकाल दे संसद, हो सकता है नए 3-4 रख दे। क्लियर हुआ? भारतीय संविधान के भाग 16 के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, स्थानों का आरक्षण भाई आपने क्या करना? 330 और 332 को एक साथ पढ़ना है। 330 क्या करता है कि संसद लोकसभा में और 332 राज्य विधानसभाओं में। क्या 330 आपको पता है आगे प्रश्न क्या पूछने वाला हूं मैं? क्या प्रश्न पूछने वाला हूं, इसलिए तैयार करके रखें आंसर। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आर्टिकल 330 और 332 के तहत क्रमशः लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब मेरा प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं वर्तमान में और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें? अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। कंफर्म है? कंफर्म है? ठीक। ये पहले कितनी थी? ये तो अभी हाल में कुछ साल पहले बढ़ाई गई, उससे पहले कितनी थी? अगर किसी के पास पुरानी किताबें होंगी, अगर ये संख्या बड़ी है दरअसल, पहले कितनी थी ये सीटें? चेक कीजिए भाई, पहले कितनी थी सीटें? ध्यान रखना, जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है स्थानों का आरक्षण। अगर किसी राज्य में अनुसूचित जाति नहीं है, वहां आरक्षण देने की जरूरत ही नहीं है विधानसभाओं में। अगर कोई राज्य ऐसा है कि पूरा का पूरा जनजातीय क्षेत्र है, तो फिर वहां जनजाति को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। हाँ जी, 79 और 41 था, ये बढ़ाया गया। कौन से सन में बढ़ाया गया? अभी कुछ साल पहले बढ़ाया गया है। अब हो गया 84 और 47। 84 और तो अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। आरक्षित स्थानों की संख्या में समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। ये याद करना आपने, 2008 में चेंज हुआ था। बिल्कुल 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आर्टिकल 334 में संशोधन करके लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने के लिए? 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जबकि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के नॉमिनेट करने यानी नामांकन का प्रावधान को 25 जनवरी 2000 से निष्प्रभावी कर दिया गया है। यानी 331 और 333 निष्प्रभावी। आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 निष्प्रभावी हो चुके हैं आंग्ल भारतीय समुदाय वाले। क्लियर हो गया? अगला हेडिंग है कि सेवाओं और पदों के लिए दावे, यानी क्लेम्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट।
संघ और राज्य की लोक सेवाओं में नियुक्ति करते समय, संघ और राज्य की लोक सेवाओं में नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के दावों यानी क्लेम्स पर प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए ध्यान रखा जाएगा। इसके तहत राज्य इन वर्गों के उम्मीदवारों के संबंध में परीक्षा में अर्हता अंकों यानी क्वालिफाइंग मार्क्स में कमी तथा प्रोन्नति में मूल्यांकन मानदंड यानी स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशन को घटाने के लिए उपबंध कर सकता है आर्टिकल 335। कार्य दक्षता को बनाए रखने के लिए भाई, यानी प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए इस पर खास ध्यान देना आपने। भाई कभी ऐसा भी हुआ कि रिजर्व कैटेगरी में माना 100 सीटें हैं और 4 नंबर आ गए, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। क्या हो गया? 2 नंबर आ गए, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। तो लेकिन 2 नंबर और 4 नंबर वाला व्यक्ति अगर जाएगा तो प्रशासनिक दक्षता नहीं बना पाएगा, कार्य दक्षता नहीं हो पाएगी सही। इसीलिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। जब आप पढ़ेंगे यानी उत्तराखंड पीसीएस भी अगर आप दे रहे हैं तो मेंस में भी आप देखेंगे कि भाई जब मुख्य परीक्षा लिखना है तो लिखा होगा वहां पे कि शेड्यूल कास्ट के लिए इतना परसेंट तो लाना ही पड़ेगा, शेड्यूल ट्राइब को इतना परसेंट तो लाना ही पड़ेगा, है ना, और जनरल कैटेगरी को तो लाना ही लाना पड़ेगा। 25, 30, 35% ऐसा लिखा हुआ रहता है। कितना लिखा होता है? तो एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लेना ढंग से, इतने मार्क्स लाने जरूरी है। समझ में आया? ऐसा नहीं होना चाहिए 7 पेपर होते हैं, ऐसा ना हो कि एक में आपके खाली क्या 200 में से 2 नंबर आ रखे, एक में आपके 200 में से 150 आ रखे। 2 नंबर नहीं चलेंगे, 10 नंबर 20 नंबर नहीं चलेंगे। आपको कम से कम 25% शेड्यूल कास्ट में आपको 25% लाने ही पड़ेंगे। कितने लाने पड़ेंगे? और हर पेपर में पास होना पड़ेगा, और हिंदी में तो होना ही होना पड़ेगा। किसमें? आदि। और दरिद्र भाषा की श्रेणी में रखा हुआ ना हिंदी को। पीसीएस के मेंस लिखते हुए पता चलता है कि हिंदी क्या होती है। जब कम से कम 800-900 बच्चे हिंदी में फेल हो जाते हैं, जब वहां पर क्या आता है? लिखने के लिए क्या आता है? लिखना पड़ता है। तो हिंदी में अगर फेल तो बाकी 6 कॉपियां चेक नहीं होती हैं आपकी, चाहे आपने सोने की शाही से लिखा हो। इसलिए हिंदी को भी प्राथमिकता देना, हिंदी को भी क्या करते हुए चलना? स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना। और पीसीएस मेंस में मैं बता दूं कि हिंदी में डायरेक्ट नहीं पूछता इसका विलोम क्या है, आपसे पूछेगा कि भाई इसकी परिभाषा क्या है, क्या उपसर्ग की परिभाषा क्या है, प्रत्यय की परिभाषा क्या है, 2 उदाहरण दीजिए, लिंग की परिभाषा दीजिए, परिभाषा 2 उदाहरण दीजिए। तो हर चीज की परिभाषा को याद करते हुए चलना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? समझ में आया? थोड़ा सा एक जगह पे शायद ट्रांसलेशन जो इंग्लिश टू हिंदी वाला है उसमें भी फायदा मिलेगा। तो भाई ये समझ में आ गया। क्लेम्स पर प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए ध्यान रखा जाएगा। इसके तहत राज्य इन वर्गों के उम्मीदवारों के संबंध में परीक्षा में अर्हता अंक मतलब जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं में कमी करेगा। मैं तो बता दिया मैंने भाई, अगर 25, 30, 35, 40 ऐसा होता है ना कि जैसे जनरल के कैंडिडेट को इतना परसेंट लाना ही लाना है, माना 35% लाना है या 40% लाना है, तो कम कर दिया। शेड्यूल कास्ट के लिए 25% कर दिया, ठीक है। ट्राइब के लिए भी कम करके बता दिया कि इतने में आप क्या हो जाएंगे? क्वालिफाई हो जाएंगे। जनरल कैटेगरी जो होगी वो ज्यादा में क्या होगी? क्वालिफाई होगी, ठीक है। उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे मूल्यांकन मानदंड यानी स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशन को घटाने के लिए बंद कर सकेगा। 335 में लिखा हुआ है, ऐसा कहां लिखा हुआ? ठीक है। अब अगला जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 3 और 4 बार बोल रहा हूं मैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 और 338A, और साथ में तो मैंने आपको बता दिया कि एक नया आर्टिकल भी आ गया 338B, जिसमें कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग भी है ना। तो ये तीनों ढंग से याद कीजिए, आपके प्री और मेंस दोनों जगह काम आएंगे, ठीक है। थोड़ा बड़े टॉपिक हैं, क्या है? बड़े टॉपिक हैं। इनको कितना हो गया समय देखिए। हाँ, तो इसको मैं अगले लेक्चर में बताता हूँ।